नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वनराज गोस्वामी। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि जाने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए, उनकी एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है दोस्तों माय लास्ट डचेस, जो कि एक विक्टोरियन पोएट है। तो ये जो उनका ड्रामेटिक मोनोलॉग है एल्टीग्रेड के सिलेबस में, माय लास्ट डचेस, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इसके इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स बताऊंगा और उसके बाद लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन फॉर हिज मोनोलॉग्स। अपने मोनोलॉग के कारण ही दोस्तों वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। विक्टोरियन पोएट है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ की फैक्ट्स की। देखिए, माय लास्ट डचेस नाम दिया हुआ है, माय लास्ट डचेस। तो ये जो वर्क है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। आपसे पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ वर्क इज माय लास्ट डचेस, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग आप उसमें सेलेक्ट करके आइएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कर लेते हैं हम इसकी कंपोजिंग डेट। तो कंपोजिंग डेट जो है दोस्तों वो 1840-41 में इसको लिखा गया, या तो 1840 में या 41 में, कंफर्म नहीं है। कुछ जगह 40 लिखा रहता है, कुछ जगह 41 लिखा रहता है। हालांकि आपसे कंपोजिंग डेट इसकी बहुत कम पूछी जाएगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके पब्लिकेशन की। तो जो पब्लिकेशन है इसका, ये पब्लिश हुआ है दोस्तों 1842 में। ये की फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। पहला कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। दूसरा, ये पब्लिश कब हुआ है? 1842 में हुआ है। टोटल अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका जो पोएटिक वॉल्यूम है 1842 का, ड्रामेटिक लिरिक्स, उसमें इसको प्रकाशित किया गया है माय लास्ट डचेस को। अब यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आप ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। आपने सोलोलॉकी सुना होगा, मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। यहां पर एक स्पीकर है, वो अपनी बात को कहेगा और एक साइलेंट लिसनर है। मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग में हमेशा ही ऐसा होगा कि एक स्पीकर होगा, वो कोई बात, कोई कहानी, कुछ बताएगा, और एक साइलेंट लिसनर होगा, वो चीज़ों को सुनेगा परंतु स्पीकर को कभी भी इंटरप्ट नहीं करेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी भी वर्क में दिखाई जाती है तो दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। सोलोलॉकी में स्टेज के ऊपर जो एक्टर है वो एक्टिंग करता है और वो कुछ जो स्पीच होती है, अपने मनोभावों की जो स्पीच होती है, उसको लाउड वॉइस में बोलता है। और ऐसा दिखाया जाता है कि स्टेज पर जो अन्य कैरेक्टर मौजूद हैं वो उसकी आवाज़ को, उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो वो डायरेक्टली ऑडियंस के सम्मुख होकर के उनको लाउड वॉइस में बोलता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में और सोलोलॉकी में यही एक डिफरेंस है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होगा और एक साइलेंट, शांत जो लिसनर होगा, वो अपनी बात कहता रहेगा, वो सुनता रहेगा विदाउट इंटरप्टिंग। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको बता दूं कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ये विक्टोरियन पोएट है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, विक्टोरियन पोएट है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट की फैक्ट हैं दोस्तों। अब यहां पर आपको बता दूं कि कहानी क्या है इसकी। इसकी कहानी क्या है? देखिए, यहां पर है हमारे पास एक ड्यूक ऑफ फेरेरा। ड्यूक ऑफ फेरेरा है, ध्यान दीजिएगा, फेरेरा। और वो ड्यूक जो हैं उनके पास
पड़ोसी नेवर ड्यूकडम का एक मैसेंजर आया है जो अपने ड्यूक का संदेशा लाया है। उनका ड्यूक जो है ड्यूक ऑफ फेरेरा से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है। तो वो आकर के ड्यूक ऑफ फेरेरा से मैसेंजर उनकी बात को कहता है, प्रस्ताव को रखता है कि भाई हमारे यहाँ के जो ड्यूक हैं वो अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ड्यूक है वो उसको ले जाता है, अपने जो महल के कुछ पार्ट्स हैं, भाग हैं, उनको वो दिखाता है। और कहीं पर एक पेंटिंग जो है उसकी पूर्व पत्नी की, पूर्व जो डचेस ऑफ फेरेरा हैं उनकी पेंटिंग एक लगी हुई है, उसके बारे में वो उसको बताता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से एक्सप्लेन करता है, समझाता है और मैसेज देता है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो जो एक्सप्लेनेशन है, वो इस पोएम में पूरा बताया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अब कविता की। देखिए सबसे पहले कहा गया दोस्तों, दैट इज, इशारा करते हुए वो कहता है दैट इज माई लास्ट डचेस। वो कहता है ये देखो, वो उसने क्या कहते हैं, जो मैसेंजर आया है उसको एक तरफ वो खड़ा हुआ है और वो पर्दा हटाता है, जो पेंटिंग है उस पर से पर्दा हटाने के बाद इशारा करते हुए जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फेरेरा है, वो बोलता है कि देखो ये मेरी लास्ट डचेस है, अंतिम, दैट इज माई लास्ट डचेस, मेरी अंतिम डचेस है, पत्नी है। पेंटेड ऑन द वॉल, जिसकी जो पेंटिंग है वो वॉल पर, दीवार पर लगी हुई है, जो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे कहता है लुकिंग एज इफ, लुकिंग माने दिख रही है, एज इफ मानो कि, शी वर अलाइव, ऐसा लग रहा है उस पेंटिंग को देख करके, जिसने भी वो पेंटिंग बनाई है इतनी सुंदर तरीके से वो पेंटिंग बनाई है कि वो कहता है उस पेंटिंग की ओर देखो, वह मेरी लास्ट डचेस है, डचेस ऑफ फेरेरा, उसकी पेंटिंग लगी हुई है और उसको देख करके ऐसा लग रहा है मानो कि वो जीवित हो, वो जीवंत हो, है ना। तो एज इफ सी वर अलाइव, आई कॉल, आगे कहता है आई कॉल, मैं उसको पुकारता हूं। क्या पुकारता हूं उस पेंटिंग को, वो क्या कहता है देखिए, आई कॉल दैट पीस ऑफ अ वंडर, मैं कहता हूं कि कला की वो एक अद्भुत स्मृति, अद्भुत चीज मेरे पास है। मीन्स वो उस पेंटिंग को एक बहुत ही अमूल्य खजाने के रूप में मानता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता है। वो कहता है वंडर है ये, ऐसी पेंटिंग दूसरी देखने को नहीं मिलेगी। नाउ, अब वो कहते हैं नाउ, मैं अब इसको क्या कहता हूं, एक अद्भुत रचना मानता हूं। अब वो कहते हैं फ्रा पेंडोल्फ, देखो फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स। अब दोस्तों यहां पर ये एक पेंटर का नाम आया है, फ्रा पेंडोल्फ। वो कहते हैं फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड, ये फ्रा पेंडोल्फ्स के हाथों से बनी हुई है। मीन्स इस मेरी लास्ट डचेस की जो पेंटिंग है इसको फ्रा पेंडोल्फ्स ने बनाया है। कैसे बनाया है, वर्कड बिजीली आ डे, पूरे एक दिन बड़ी मेहनत के साथ, बहुत मेहनत करके अपने हाथों से मेरी अंतिम जो डचेस है उसकी पेंटिंग को उसने बनाया था। ठीक है, आगे कहते एंड और देयर शी स्टैंड, और उसके द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग है, उसने इतनी सुंदर, इतनी जीवंत पेंटिंग बनाई है। यह पेंटिंग यहां पर इस प्रकार से लगी हुई है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वो क्या कहता है, वो यहां पर उस मैसेंजर की ओर इशारा करता है। फ्रा जो ड्यूक है, ड्यूक इशारा करता है, कहता है विल प्लीज यू सिट, इशारा करते हुए कहता है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हाँ, एक तरफ आप प्लीज बैठ जाइए, क्या आप बैठेंगे, ऐसा कहते हुए वो उसको बैठने का इशारा करता है। एंड लुक एट हर, और एक नजर उस पर डालिए। हाँ, मीन्स उसकी जो पेंटिंग है उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है, इशारा कर रहा है, उसने खुद कर्टेन हटाया है और कहता है देखो इस चित्र को देखो, इस पेंटिंग को देखो। आई सेड, मैंने कहा, हाँ मैंने कहा, क्या कहा, फ्रा पेंडोल्फ्स,
फ्रापेंडोल्स। वो कहता है कि मैंने जानबूझ करके इंटेंशनली इस बात को मैसेंजर के सामने रखा कि ये जो सुंदर पेंटिंग है मेरी लास्ट डचेस की, ये फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई है। सच बात तो ये है, वो कहता है कि फ्रा पेंडोल्फ कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं था। उन्होंने एक जिक्र दिया है, पता नहीं कैसे, वो कहते हैं कि वो एक सामान्य व्यक्ति था, पर उसने जो पेंटिंग बनाई वो बहुत जबरदस्त पेंटिंग उसने बनाई है। हालांकि ये बहुत ही जाने माने पेंटर का नाम यहाँ पर यूज किया गया है। बाय डिजाइन, इसके आकार से, इसके जो कलाकृति है उससे। फॉर नेवर रीड, अब देखिए यहां से वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। फॉर, क्योंकि नेवर रीड, वो कहते हैं भैया कि तुम्हें ये मौका मिल रहा है, तुमको ये मौका मिल रहा है इस महान चित्र को देखने का। फॉर नेवर रीड का मतलब क्योंकि कभी भी किसी के द्वारा इस चित्र को देखा नहीं जाता है। स्ट्रेंजर्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे जो अन्य अजनबी लोग हैं उनको कभी भी ये मौका नहीं मिलता है कि वो इस सुंदर पेंटिंग को देखें। दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, दैट पिक्चर, जो पिक्चर है, जो चित्र लगा हुआ है लास्ट डचेस का, और उसका जो रंग रूप आकृति है उसको देखने का सौभाग्य किसी भी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता है। आपके जैसे बहुत सारे अजनबी लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कभी भी उनको ये अवसर नहीं मिलता है कि वो इस पेंटिंग को देख पाए। ठीक है, आगे कहते हैं द डेप्थ, जो डेप्थ है इस चित्र के अंदर, जो गहराई है, जो भाव है, एंड पैशन, हाँ, और प्रेम की जो ब्लश है, जो आनंद का चेहरा है, मीन्स उसके चेहरे पर जो ब्लश वाली मुस्कुराहट है, सुंदरता है, वो ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, ग्लैंस कहते हैं दृष्टि, जो इसकी अर्नेस्ट ग्लैंस है, दृष्टि मतलब जो आप इसकी आंखें देखते हैं, आप इसका चेहरा देखते हैं, आप इसकी मुखाकृति देखते हैं, वो इतनी सुंदर, इतनी अतुलनीय है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो जो चेहरा है वो बहुत कम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आप इसके पैशन को देखिए, आप इसके चेहरे के भाव को देखिए, इसके आनंद वाले जो गालों पर जो ब्लश है उनको आप देखिए, कितना सुंदर ये है। ठीक है, आगे कहते हैं बट टू माई सेल्फ, परंतु आप जैसे लोगों का ये मौका नहीं मिलता, जिनको मौका मिल जाता है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, और वो इस प्रकार से मेरी ओर मुड़ जाते हैं। यहां पर दो बातें आपको समझनी है दोस्तों, थोड़ा इसको रेज करता हूं। बट टू माई सेल्फ, मैंने खुद ही इसका पर्दा हटाया है, मीन्स तुम्हारे लिए मैंने खुद इस पिक्चर पे से पर्दा हटाया है। इफ दे टर्न्ड, अब वो बात कर रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं, कि तुम्हारे जैसे जो अन्य और लोग थे जिन्होंने इस पेंटिंग को देखने की कोशिश की, उनका कुछ वो रेफरेंस देना चाहता है। वो कहते हैं बट दे, इफ दे टर्न, अगर वे चाहते, वे कोशिश करते इस कर्टेन को हटाने की, तो वो कोई भी इस पे से कर्टेन को नहीं हटाता है, क्योंकि उनको मालूम है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो साधारणतः किसी को भी ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता है। सिंस नन पुट्स, परंतु कोई भी ऐसा नहीं करता। वो कोशिश तो करते हैं कि इस पेंटिंग पे से हम कर्टेन को हटा दें, परंतु उनमें किसी में इतना साहस नहीं था। बाय द कर्टेन, क्योंकि ये जो कर्टेन है वो बस देखते कि हाँ कर्टेन टंगा हुआ है। आई हैव ड्रॉन, मैंने इसको हटाया है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। बट आई, केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि भैया देख लो इस तस्वीर को, ये जो तस्वीर पर कर्टेन लगा हुआ है, इस तस्वीर को देखने का मौका साधारणतः जो तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको नहीं मिलता है। कुछ लोग कोशिश तो करते हैं इस पर्दे को हटाने की, परंतु वो पर्दा, उनके अंदर इतना साहस नहीं होता कि वो ये पर्दा हटाएं। और इस पर्दे को मैंने इस पेंटिंग पर से सिर्फ तुम्हारे लिए हटाया है। तुम इस पर्दे के पीछे छिपी हुई जो पेंटिंग है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो डेप्थ है, उसका जो पैशन है, उसको तुम देख लो। ठीक है, आगे कहते हैं क्या, देखिए कहते हैं एंड सीम्ड, और यह दिखाई देता है, दिखाई देती है, एज दे वुड आस्क मी, और जब भी उन लोगों ने इस तस्वीर की तरफ देखा है, कुछ लोगों ने, मतलब कुछ लोगों को यह अवसर मिला कि वो तस्वीर देखें, तो उन लोगों को जब भी उन्होंने इस तस्वीर को देखा तो मुझे हमेशा उनका चेहरा देख करके ये पता लग गया कि वो मेरे से क्या पूछने वाले हैं, वो किस तरह का प्रश्न मेरे से करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है,
एज दे वुड आस्क मी, मुझको मालूम है कि वो मुझसे क्या पूछेंगे, इफ दे ट्रस्ट, यदि उनमें साहस रहेगा तब। उन्होंने कहा नहीं, परंतु उनके चेहरे को देख करके मैं ये समझ जाता हूं कि वो किस तरह का प्रश्न करेंगे। और वो कहता है कि वो क्या प्रश्न पूछेंगे कि पेंटिंग के अंदर जो ये लास्ट डचेस हैं आपकी, इनके चेहरे पर ये जो खुशी नजर आ रही है, ये जो स्टार लाइक आईज नजर आ रही हैं, ये प्रसन्नता किस चीज की है। तो उन्होंने देखा, साहस उनके अंदर इतना नहीं रहा, पर मैं उनके चेहरे को देख करके ये बात जान जाता हूं कि वो मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, ये इफ दे डस्ट का मतलब है साहस करना। ठीक, आगे दिया हाउ सच ए ग्लैंस। देखिए वही प्रश्न है कि हाउ माने किस प्रकार से, सच ए ग्लैंस वो जो चमक है, केम देयर उनके चेहरे पर आई। वो जो ग्लैंस, वो जो दृष्टि है, वो जो नजरें हैं, वो जो चीक्स हैं उनके, जिन पर आनंद दिखाई दे रहा है, जिन पे डिंपल बिंपल सब दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम खूबसूरत, आकर्षक, एट्रैक्टिव। वो कहते हैं सो नॉट द फर्स्ट, और इस प्रकार तुम ये जान लो, नॉट द फर्स्ट आर यू। वो कहते हैं यू आर नॉट द फर्स्ट, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो उस तस्वीर को, उस पेंटिंग को देख करके अपने मन में विचार बना रहे हो कि प्रश्न पूछूं कि इनके गालों पर ये जो आनंद दिखाई दे रहा है, ये जो खुशी झलक रही है, ये कहां से आई, इसका कारण क्या है। तो बोले तुम पहले नहीं हो, यू टू टर्न एंड आस्क दस। हाँ, अभी देखिए यहां पर एक बात आपको समझनी है कि उस मैसेंजर ने कोई प्रश्न नहीं किया है, he was just listening the story is telling by the Duke of Ferrara। ड्यूक ऑफ फेरेरा जो उनको बोल रहा है, बस वो मैसेंजर उसको सुन रहा है। सारा कथन जो है वो केवल अपने मन से रॉबर्ट ब्राउनिंग थ्रू द माउथपीस ऑफ ड्यूक फेरेरा उसके माध्यम से कह रहे हैं। तो बोले यू आर नॉट द फर्स्ट, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो। चलिए अगले स्टेंजे की ओर चलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा स्पष्टता के लिए मैंने इनको अलग अलग जगह से अलग किया है, काटा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए सर, अब वो कहते हैं सर दैट वाज नॉट, वो कहते हैं ओ महाशय, किससे कह रहे हैं, मैसेंजर से कह रहे हैं, दैट वाज नॉट, वह नहीं है, मीन्स उसके गालों पर जो तुमको लालिमा नजर आ रही है, जो चमक नजर आ रही है, वो नहीं है। किसकी वजह से नहीं है, देखिए क्या कहते हैं, हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। अरे भाई, जो उस पेंटिंग में मेरी लास्ट डचेस के गालों पर जो तुमको चमक नजर आ रही है, जो तुमको लालिमा नजर आ रही है, उसका केवल कारण मेरी उपस्थिति नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर खड़ा हुआ था और वो मुझको देख करके खुश हो रही थी, आनंदित हो रही थी और ये चमक उसकी है। कहते हैं दैट वाज नॉट मी, मैं नहीं था वो, हाँ, उनका हस्बैंड नहीं था। कॉल्ड दैट स्पॉट, जिसके होने की वजह से उनके चेहरे पर वो स्पॉट आ गया, वो गालों में गड्ढे उनके पड़ गए। ठीक है, आगे कहते हैं ऑफ जॉय, किसके, आनंद के, इनटू द डचेस चीक, किसके गालों में, डचेस के गालों में, कि भैया मैं नहीं था जिसको देख करके उनके गालों में वो खुशी से गड्ढे पड़ गए, वह मेरी वजह से नहीं है। आगे कहते हैं परहैप्स। अब देखिए यहां से थोड़ा ट्रेजिडिकल बात शुरू हो रही है। वो अपनी बात को कहते हैं कि भाई मैं नहीं था, किसी और की वजह से वो हुआ है। अब क्या क्वेश्चन करते हैं, परहैप्स शायद, परहैप्स शायद, शायद फ्रा पेंडोल्फ, कि वो जो पेंटर था ना फ्रा पेंडोल्फ, उसको चांस मिल गया, उसको मौका मिल गया होगा, क्या, टू से कहने का। वो कहते हैं जब वो पेंटर फ्रा पेंडोल्फ मेरी बिलव्ड जब सामने बैठी होगी और उसका चित्र वो बना रहा होगा तो उसी समय उसको मौका मिल गया होगा कहने का। क्या कहने का, देखिए हर मेंटल लैप्स, हर मेंटल लैप्स, उसका जो गाउन है, जो लवादा है, मीन्स जो कपड़े हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं, लैप्स वैसे तो पल्लू होता है, आंचल, वो कहते हैं वो सारा एक जगह इकट्ठा हो गया और उसको मौका मिल गया उसको कुछ कहने का। तो फ्रा पेंडोल्फ ने जब देखा कि डचेस का लवादा एक जगह इकट्ठा हो गया है तो उसको चांस मिल गया और उसने
डचेस से कुछ कहा। क्या कहा? देखिए, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। वो कहता है कि मेरी लेडीज का जो कपड़े थे, जो गाउन था, या यूं कहिए जो आंचल था, वो उनके रिस्ट पर, उनकी कलाई पर टू मच हो गया, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। इस वजह से उस पेंटर ने कुछ कहा होगा और उनके चेहरे पर ये ब्लश आ गया होगा, ये लालिमा उनके चेहरे पर आ गई होगी। हाँ, आगे देखिए, और पेंट, और कहते हैं और पेंट मस्ट नेवर होप। और उसने या तो उसने ये कहा होगा कि मैडम आपके हाथ पर ये कपड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए, है ना। या तो उसने ये कहा होगा, या फिर क्या कहा होगा, पेंट मस्ट नेवर होप कि ये जो मैं चित्र बना रहा हूं, ये जो मैं पेंटिंग कर रहा हूं, पेंट मस्ट नेवर होप से मतलब है कि ये जो मैं चित्र बना रहा हूं, ये जो आपकी पेंटिंग बना रहा हूं, टू रिप्रोड्यूस, इससे उम्मीद नहीं करी जा सकती, टू रिप्रोड्यूस, दोबारा से उत्पन्न करने की, द फेंट, जो फीकापन है, ठीक है, जो धीमापन है, हाफ फ्लश, आधी अधूरी मुस्कुराहट का, दैट डाइज, जो मर रही है, अलोंग हर थ्रोट। वो कहता है क्या, ध्यान से सुनिए, कि मैडम आप अपनी कलाई पर से वो जो आपका जो आंचल है वो एक जगह इकट्ठा हो गया है, बोले उसको आप हटा लीजिए। या तो उसने ये कहा है पेंटर ने, फ्रा पेंडोल्फ ने, जिसकी वजह से इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है, या फिर वो कहता है, उसने कहा है क्या कि भाई मैडम आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आ रही है वो थोड़ी कम है, वो आप खुल के नहीं हंस रहे हैं। तो वो कहता है बहाने से कि मेरी पेंटिंग में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे पेंट्स में इतनी कला नहीं है कि आपकी अधूरी हंसी को वो पूरा दिखा सके, इसलिए थोड़ा सा खुलकर हंसिए। हाँ, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट आपके थ्रोट में, गले में घुट रही है, तो आप उसको थोड़ा ओपन कीजिए, मीन्स खुलकर हंसिए। तो या तो फ्रा पेंडोल्फ ने यह कहा कि आप अपने रिस्ट पर जो कपड़ा इकट्ठा हो रहा है आंचल, उसको थोड़ा हटाइए, या फिर उनसे कहा कि आपकी हंसी दब रही है, मेरा पेंट इतना सक्षम नहीं है, मेरे ब्रश इतने सक्षम नहीं है कि वो आधी अधूरी हंसी को पूरी हंसी में, मुस्कुराहट में बदल सके। तो कम से कम आपसे उम्मीद करता हूं कि आप खुल करके हंसिए, है ना। इन दोनों बातों में से कौन कह रहा है? ये फ्रा ड्यूक ऑफ फेरेरा कह रहे हैं कि उस फ्रा पेंडोल्फ ने मेरी मैडम का, जब वो बिलव्ड का जब वो चित्र बना रहा होगा, तो उनसे ये प्रश्न करा होगा, और इसकी वजह से मेरी बिलव्ड इतनी शानदार थी, इतनी नॉर्मल थी, इतनी सॉफ्ट थी, इस बात पे उनको हंसी आ गई होगी, और उसी के कारण आपको ये उनके चेहरे पर ब्लश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, आगे कहते हैं सच स्टफ, वो कहते हैं इस प्रकार का जो स्टफ है, मामला है, जो कार्य है, जो एक्टिविटी है, वी वाज कॉर्टेसी, हाँ वाज कॉर्टेसी, उसको शिष्टाचार समझा गया होगा। कॉर्टेसी कहते हैं दोस्तों शिष्टाचार। देखिए यहां बीच में रुककर को आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको बहुत जल्दी ही मैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं पूरे एलटी ग्रेड सिलेबस के, उनको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए बुक्स आप पढ़ रहे होंगे तो बुक्स में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी हुई हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं, लगभग उनकी उम्मीद रहती है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस सीरीज को जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो देखिए वापस आते हैं, वो कहते सच स्टफ वाज कॉर्टेसी, इस तरह का जो स्टफ है वो उसके लिए शिष्टाचार था। कॉर्टेसी का मतलब होता है दोस्तों शिष्टाचार। शी थॉट, वह इसको समझती हैं। हाँ, उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये मुझसे इतने प्रेम से कह रहे हैं फ्रा पेंडोल्फ, तो ये मेरी जो बिलव्ड है वो उसको उन्होंने क्या समझा, उन्होंने समझा कि यह शिष्टाचार है। एंड कोज एनफ, और मैं गारंटी से कहता हूं कि ये अपने आप में पर्याप्त था। कोज एनफ मीन्स पर्याप्त कारण होना, किसके लिए?
फॉर कॉलिंग अप, ला देने के लिए, दैट स्पॉट, उस चिन्ह को, उस गालों के गड्ढे को जो खुशी में उनके गालों पर उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गया? वो कह रहे हैं इन दोनों बातों में से इसी को उन्होंने शिष्टाचार समझा और यह बातें पर्याप्त थी उनके गालों पर मुस्कुराहट के कारण आने वाले गड्ढों के लिए, उस लालिमा के लिए। ठीक है। शी हैड, आगे कहते शी हैड ए हार्ट, वह एक हृदय रखती थी। हैड कहा है दोस्तों कि उनका हृदय बड़ा ही पवित्र था। हाउ शैल आई से, मैं यार कैसे बताऊं तुमको कि मेरी बिलव इतनी सॉफ्ट हार्टेड थी कि जितने प्रेम से वो मुझसे बात करती थी और मेरे को लगता था कि वो खुश हो रही है, उतने ही प्रेम से वो एक नौकर से भी मुस्कुरा करके बात करती थी और इस बात को देख करके मैं बड़ा हैरान हो जाता था। वो यही कहना चाह रहा है, हाउ आई कैन से, मैं कैसे तुमको बताऊं कि कितनी सॉफ्ट हार्टेड मेरी बिलव्ड थी। टू सून मेड ग्लैड, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाया करती थी, मेरे से ही नहीं किसी से भी। कोई उसके लिए छोटा गिफ्ट ले आया उससे भी, मैंने उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा उससे भी, और ये सब चीजें अपने आप में पर्याप्त थी। सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट हार्टेड वो बहुत ज्यादा थी। हाँ, टू इजी इम्प्रेस्ड, और किसी से भी बहुत जल्दी वो प्रभावित हो जाया करती थी। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, कहते शी लाइक्ड, वह जो पसंद किया करती थी उसी को वो देखा करती थी, उधर अपनी निगाह वो दौड़ा दिया करती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और इस प्रकार से वो हर जगह अपनी दृष्टि को डाला करती थी। तो through this stanza, the writer Robert Browning, through the mouthpiece of the Duke of Ferrara, just want to tell that the wife, the Duchess, the last Duchess of the Ferrara has a soft heart, and she was easily impressed by anyone, either he is royal or not. चाहे कोई शाही हो या ना हो, वो सबसे समान व्यवहार करती थी। उनका हृदय इतना पवित्र था कि सबके साथ वो फ्रीली बात करती थी और किसी की भी बात पर वो खुश होती थी, उसकी तारीफ किया करती थी और मुस्कुरा जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या कहा गया है देखिए। हाँ, अब फिर वो एक अगली बात वो कह रहे हैं, सर ध्यान से, सर कहा है, किसको कहा है सर? उस मैसेंजर को कह रहे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर अपनी बात को कहे जा रहा है और लिसनर जो है वो मैसेंजर है, बैठ करके वो सुन रहा है। क्या कहते हैं? सर दैट वाज ऑल वन, दैट वाज ऑल वन, वह सब कुछ एक ही चीज है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, सर दैट वाज ऑल वन, अरे यार उसके लिए सब कुछ एक ही था। चाहे, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, राइटर कहता है कि चाहे तो फेरेरा, ड्यूक ऑफ फेरेरा उसके लिए कोई महल बनवाए, कोई उपहार लाए, वो उन पे उतनी प्रसन्न हो, या कोई गार्डनर मेरे ही बगीचे से उनके लिए फल ले आए, वो उस पे भी उतनी ही प्रसन्न होती थी। कहते हैं उनके लिए दैट वाज ऑल वन, सब कुछ एक ही था, एक समान था। आप क्या कहते हैं? माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, वो कहते हैं कि भाई चाहे तो मैं सोने से बने आभूषण उनके वक्षस्थल के लिए लाया हूं, मीन्स उनके गले में पहनने के लिए चाहे कितने भी बेशकीमती आभूषण में लेकर के आया हूं वो हो, या वो कहते हैं द ड्रॉपिंग ऑफ द डेली लाइट, वो कहते हैं द ड्रॉपिंग, गिर जाना, ऑफ द डेली लाइट, इसका मतलब वो कह रहे हैं इन द वेस्ट। बोले चाहे तो मैं उनके वक्षस्थल के लिए, उनके गले के लिए सोने के आभूषण लेकर के आया हूं, या फिर वेस्ट में छुपता हुआ सूरज वो देखें, वो उनके लिए इक्वल है, दोनों ही चीजें समान हैं। और क्या कहते हैं? और कहते हैं द बग ऑफ चेरीज, चाहे कोई उनके लिए चेरी जो फ्रूट है उसकी टहनी लेकर के आया हो, सम ऑफिशियस फूल, कोई सरकारी मूर्ख, बोले ही मेरे ही दरबार का कोई मूर्ख गार्डन से उनके लिए
चेरी की टहनी लेकर के आ गया हो, जो फल है उसकी टहनी लेकर के आ गया हो, तब भी उनके लिए उतनी ही बात है। आगे कहते हैं ब्रोक इन द ऑर्चार्ड, ब्रोक जिसको तोड़ा गया हो, उस टहनी को, उस फलों की टहनी को तोड़ा गया हो। इन द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड कहते हैं दोस्तों जो फल होते हैं उसके बगीचे को, हाँ, ऑर्चार्ड से फॉर हर, उनके लिए। वो कहते हैं मेरे ही बगीचे से चाहे फलों की टहनी को तोड़ करके मेरी बिलव्ड को दे दिया गया हो, चाहे पश्चिम में छुपता हुआ सूर्य का जो सेटिंग है उसका दृश्य हो, चाहे मेरे द्वारा लाया गया कोई भी सोने का आभूषण, कोई भी उपहार हो। और कहते हैं द वाइट म्यूल, और कहते हैं वो सफेद खच्चर, सफेद खच्चर, वो कहते हैं चाहे वो सफेद खच्चर हो, शी रोड जो उनको दिया जाता है राइडिंग के लिए, है उस पर सवारी के लिए, विद राउंड द टेरेस, वो कहते हैं कि ढालू पहाड़ी पर चढ़ने के लिए किसी के द्वारा दिया गया उनको सफेद खच्चर ही क्यों ना हो, उस पर भी वो समान रूप से प्रसन्न होती हैं, उस पर भी उनके गालों पर लालिमा आ जाती है। ऑल एंड ईच, ऑल माने सब, एंड ईच प्रत्येक, वुड ड्रा ले आता, फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच। इन सब स्थितियों में फिर से समझिएगा वो क्या कह रहे हैं, चाहे तो मेरा उपहार हो, वो कह रहे हैं चाहे तो मेरा उपहार हो, फेवर एट हर ब्रेस्ट, चाहे सूर्य का छिपना हो पश्चिम में, चाहे फलों की टहनी हो, और चाहे उनको उपहार में सफेद खच्चर दिया गया हो, सभी को एक समान मान करके वो सबकी समानता से प्रसन्नता करती थी। क्या अप्रूविंग स्पीच का मतलब है जो हम प्रशंसा में कोई शब्द किसी के लिए कहते हैं, तो कहते हैं उनके मुख से सभी के लिए समान प्रशंसा के शब्द निकलते थे। आगे क्या कहा है देखिए, समान स्पीच दे दी, सबकी प्रशंसा बराबर कर दी, चाहे किसी का उपहार छोटा हो चाहे किसी का उपहार बड़ा हो, और ब्लस, और सभी पे समान रूप से उनके गालों में गड्ढे पड़ जाते थे, लालिमा आ जाती थी। एट लीस्ट, अंततः देखिए आप क्या कहते हैं, सी थैंक्ड, और अंत में सी थैंक्ड मैन, वो सबका धन्यवाद देती थी, सबको शुक्रिया अदा करती थी सबका। गुड, ये तो एक अच्छी बात है, हाँ। अब यहां पर ड्यूक क्या कह रहा है, सबका समान रूप से धन्यवाद देना ये तो एक अच्छी बात है, कहते गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। बट थैंक्ड, परंतु धन्यवाद देना, हाँ, बट थैंक्ड समहाउ, इस प्रकार से, आई नो नॉट हाउ, कि किस प्रकार से मैं नहीं जानता, वो धन्यवाद देती हैं सबका, ये तो अच्छी बात है, परंतु किस प्रकार से उन्होंने धन्यवाद दिया कि मैं नहीं जानता। एज इफ शी रैंक्ड, वो किस प्रकार से आकलन करती थी और किस प्रकार से एक दूसरे चीजों में स्तर उनकी रैंक बनाया करती थी, ये मुझको नहीं मालूम है। क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिए। माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से मेरे खानदान का जो 900 साल पुराना नाम है उनमें से एक व्यक्ति मैं हूं और मैंने उनको गिफ्ट दिया। मुझे नहीं मालूम किस प्रकार से वो उसको रैंक में रखती थी कि ये उनका गिफ्ट है और ये उसका गिफ्ट है, वो सबको इक्वलाइज समझती थी। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे ये निर्णय लिया होगा। क्या कहता है, माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, अर्थात मेरे खानदान का जो 900 साल पुराना नाम है जो वो उससे जुड़ी और मैंने उनको गिफ्ट दिया, उसका भी कोई प्रभाव नहीं, सभी के लिए वो समान थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आगे क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कोशिश अपनी तरफ से मैं पूरी करता हूं दोस्तों कि आपको प्रत्येक पॉइंट जो है वो क्लियर हो। देखिए अब वो कहते हैं कि 900 साल पुराना मेरा नाम था और मैंने उनको गिफ्ट दिए, उनको अपनाया और उसके बाद उनके लिए सारी चीजें समान थी। तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस प्रकार से निर्णय लिया, किस प्रकार से उन चीजों को रैंक किया। ठीक है,
विद एनीबॉडीज गिफ्ट, किसी के भी गिफ्ट के साथ उनकी तुलना उन्होंने किस प्रकार से की। हु हैड स्टूप टू ब्लेम, और देखिए अब वो कहते हैं क्या कि कौन ऐसा हो सकता था जो उनके इस कृत्य के लिए, उनके इस सामान्य भाव के लिए उनकी आलोचना करता। क्या कह रहे हैं, हु हैड स्टूप टू ब्लेम, कौन उन पे आरोप लगाता। द राइटर सॉरी द ड्यूक ऑफ फेरेरा जस्ट वांट टू से दैट इट वाज नॉट मी हु क्रिटिसाइज हर, कि ये मैं नहीं था जो उनको क्रिटिसाइज करता। क्यों, आगे देखिए वो कहते हैं हु हैड स्टॉप टू ब्लेम, कौन उनको रोकता इस कार्य के लिए। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, देखिए वो कहते हैं इस तुच्छ बात के लिए। ट्रिफलिंग कहते हैं तुच्छ, दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, एक छोटा एक्ट, तुच्छ कार्य। वो कहते हैं कौन ऐसा था जो उनको उस छोटे कार्य के लिए, उस निंदनीय कार्य के लिए, जिसमें उन्होंने मेरे 900 साल पुराने शाही रॉयल नाम को, उनके उपहारों को, सभी के उपहारों के साथ मिक्स कर दिया, तो कौन उनको रोकता। इवन हैड यू स्किल, और शायद किसी में, वो कहना चाहते शायद किसी में ये क्षमता हो सकती है कि अपनी बिलव्ड की इस तुच्छ छोटी सी एक्टिविटी की वो आलोचना कर सकता है, उसके अंदर ये क्षमता हो सकती है। ड्यूक ऑफ फेरेरा जस्ट वांट टू से दैट आई वाज नॉट एबल, कि मैं योग्य नहीं था। हो सकता है किसी में योग्यता हो, कोई अपनी पत्नी की, अपनी बिलव्ड की छोटी सी गलती को क्रिटिसाइज कर सके और बड़ी कुशलता से उसको बुरा ना लगे, इस प्रकार से वो अपनी बात को कह सके, पर मेरे में ये कौशल नहीं था कि उनको बिना बुरा लगे मैं इस बात को कह सकूं कि आपके इस कार्य ने मेरे हार्ट में, अर्थात मेरे को दर्द दिया है, मेरे को दुख दिया है। तो देखिए इवन हैड यू स्किल, हो सकता है तुम्हारे में ये योग्यता हो कि तुम इस बात को बड़ी कुशलता से कह सको जिससे कि बुरा भी ना लगे, इन स्पीच, अपने शब्दों में, विच आई हैव नोट, जो मेरे में नहीं है। किसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं, उस मैसेंजर की तरफ। हो सकता है भाई तुम में वो क्षमता हो कि तुम बड़े प्रेम से इस बात को रखो कि मैडम आपने मेरे उपहार की तुलना अन्य लोगों के उपहार के साथ कर दी है और इस बात ने मुझको दुख पहुंचाया है, बिना उसको नाराज किए। हो सकता है तुम में ये क्षमता हो कि तुम कह सकते होते, लेकिन मैं इस चीज को करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने कहा विच आई हैव नॉट, मेरे में ये क्वालिटी नहीं है। टू मेक योर विल, देखिए अब वो क्या कहते हैं, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन। वो कहते हैं टू मेक योर विल, अपनी इच्छा को, टू मेक योर विल, अपनी इच्छा को क्वाइट क्लियर, स्पष्ट कर देना, टू सच एन वन, ऐसी एक महान स्त्री के लिए, ऐसी एक बिलव्ड के लिए। सच एन वन आया है ना दोस्तों, ये सच एन वन आया है बिलव्ड वाइफ के लिए। वो कहते हैं कि उस प्रिय बिलव्ड वाइफ के लिए इस बात को इतनी सरलता से कह देना, ये कला मेरे में नहीं थी। एंड से, और यदि मैं कह भी देता, और यदि मैं कोशिश करता कुछ इस तरह से कह भी देता, जस्ट दिस, जस्ट दिस और दैट, कि यह ऐसा है वह वैसा है, इन यू तुम्हारे में, डिस्गस्ट, जिसने मुझको परेशान किया है, जिसने मुझको दर्द दिया है। देखिए फिर से समझिए, वो यहां से कहते हैं एंड से, चलो मान भी लूं थोड़ी देर को, मैं थोड़ी देर को ये मान लेता हूं एंड से, कि मैं उनसे कहता, क्या कहता, जस्ट दिस, कि यह सही है, और दैट, और वह सही है वह गलत है, इन यू तुम्हारे अंदर, मीन्स यह न्याय संगत है या यह गलत है, इन यू तुम्हारे में, डिस्गस्ट मी, जिसने मेरे को दर्द दिया है, अर्थात मेरे को दुख दिया है। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं उनसे ये कह भी देता कि मैडम आपके इस सुंदर, आपके इस मेरे हिसाब से तुच्छ कार्य ने जो मेरे को दर्द दिया है, यह अच्छा है यह बुरा है, यदि मैं उनको बता भी देता, तब क्या होता। कहते हेयर यू मिस, मैं उनको बताता कि यहां आपसे गलती हो गई है। मैं उनसे कहता ये गलत किया आपने, ये ठीक किया। अगर मैं साहस करके, हिम्मत करके ये बात उनको बताता कि तुम यहां पर चूक गई हो, हेयर यू मिस, यहां पर आपका व्यवहार ठीक नहीं रहा है। किसके लिए,
और देयर एक्सीड द मार्क, और आपके व्यवहार ने मेरे जो कुलीन, देयर एक्सीड द मार्क से मतलब है दोस्तों, वो कह रहे हैं मेरा जो शाही परिवार है उसकी गरिमा के अकॉर्डिंग जो व्यवहार होना चाहिए, यदि मैं उनको ये बता भी देता कि आपके व्यवहार ने मेरे शाही परिवार का जो व्यवहार है उसकी सीमा को लांघ दिया है, तब क्या होता है दोस्तों, एंड इफ शी लेट, अगर वह इस बात को मान भी लेती, सुन भी लेती, मैं कह भी देता, तब क्या होता दोस्तों, वो कहते हैं शी लेट हरसेल्फ बी लूजेंड सो, तब भी वह बड़े प्यार से इस बात को सुन लेती, लूजेंड सो मान लेती, नॉर प्लेनली सेड, परंतु सुन करके उसको स्वीकार नहीं करती है, नॉर प्लेनली सेड, सुन तो लेती लेकिन स्वीकार नहीं करती। आगे क्या कहते हैं देखिए, आगे कहते हैं हर विट्स टू योर्स, अगर वो मेरे विचारों के साथ अपने विचारों को मिला भी लेती फिर भी वो क्या करती, फोरसूथ आगे अपनी बात रखती, एंड मेड एक्सक्यूज, बहाने बनाती, हाँ, इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग, और वो कहते हैं इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग, और हो सकता है इस तरह के वार्तालाप में कुछ चीजें रुक जाती, कुछ नहीं रुकती। फिर वो कहता है एंड आई चूज, और मैंने निर्णय ले लिया, क्या निर्णय ले लिया, नेवर टू स्टॉप, कि मैं उनको नहीं रोकूंगा। वो कहना चाहता भैया मेरे में वो क्वालिटी नहीं थी कि मैं बिना उनको नाराज किए उनको प्रेम से ये समझाता कि आपने मेरे शाही जो खानदान है उसके व्यवहार के परे जाकर के व्यवहार किया है, और आपके इस घृणित व्यवहार ने मेरे को हृदय से दुखी किया है। अगर ये बात मैं उनको बताता भी तो वो मानती नहीं, और मानती तो फिर वो उसको सुन करके एक्सक्यूज देती, बहाना देती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको जो वो कर रही हैं वो उनको करने दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए कितना मजे की बात है। अब क्या कहते हैं साहब, इनकी बात को सुनिए, एक बार जरा चेक कर लेते हैं, वन टाइम में पूरा वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन करेक्टली। ओ सर, वो कहते हैं ओ सर, फिर से उसको कहा ओ सर, किसको, मैसेंजर को। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मुस्कुराती थी, वो हंसती थी। वेनेवर आई प्लीज्ड, वेनेवर जब कभी भी, आई पास्ड हर, मैं उनके पास से गुजरता। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वो मुस्कुराती थी जब मैं उनके पास से गुजरता था। बट हु पास्ड, परंतु कहता बट माने परंतु, हु पास्ड, कौन गुजरा होगा, विदाउट दिस, बिना इसके। अरे भैया वो कहना चाहता है मेरे यार, मेरे मित्र, जब मैं उनके पास से गुजरता था, वो मैं सच कह रहा हूं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मुस्कुराती थी मुझको देख करके, उनके गालों पर चमक आती थी, उनकी आंखों में चमक आती थी, परंतु ऐसा कौन है मेरे भाई जिसको गुजरने को, जिसके पास से कोई जाता था तो ऐसा नहीं होता था। मीन्स मेरे साथ भी और सबके साथ भी। द राइटर इज जस्ट सेइंग थ्रू द माउथपीस ऑफ ड्यूक ऑफ फेरेरा, कि भैया इजिकल टू कर रखा था उन्होंने, मेरे को भी ऐसा लगता कि मुझे देख के खुश है, और दूसरे को भी ऐसा लगता मुझे देख के बड़ी प्रसन्न है, बड़ी अट्रैक्टिव है। आगे क्या कहता है, विदाउट मच द सेम, बिना सेम स्माइल के, मीन्स दोनों के साथ सेम स्माइल, चाहे मैं गुजरूं उनके पास से या कोई और। दिस ग्रीव, अब वो कहता है क्या, बड़ी गंभीर बात आ गई दोस्तों, कहता है यार ये बात ना एक बार हो गई कोई बात नहीं, हाँ एक बार हो गई, वो मुस्कुराई किसी को देख करके, कोई बात नहीं है, मेरे को देख के मुस्कुराई, कोई बात नहीं है, मेरे गिफ्ट को दूसरों के गिफ्ट के बराबर समझ लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन यार ये पीड़ा, ये मीठा मीठा दर्द ना मुझसे सहा नहीं गया, और ये धीरे 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 उनकी आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई। दिस ग्रीव, बहुत ज्यादा बढ़ गई। आई गेव कमांड्स, और मैंने निर्णय ले लिया। आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। वो कहते हैं तभी जब मेरे से नहीं सहा गया,
तो मैंने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि उनका कत्ल कर दिया जाए, और तभी जब उनका कत्ल हो गया तो ये सारी एक्टिविटी हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। उनकी जो स्माइल थी, वो कहते हैं देन ऑल स्माइल, सभी प्रकार की जो मुस्कुराहट थी, स्टॉप टुगेदर, एक साथ रुक गई। देयर सी स्टैंड्स, और अब वो यहां पर लगी हुई है, उनकी प्रतिमा यहां पर लगी हुई है, एज इफ अलाइव, मानो कि वो अभी भी जीवित हो। विल यू प्लीज यू राइज, अब वो इशारा करते हैं मैसेंजर की तरफ, भैया रे बहुत देर हो गई तुझको बैठे बैठे, चल अब खड़ा हो जा। हाँ, बोले मैंने तुझको पिक्चर दिखा दी अपनी बिलव्ड की, लास्ट डचेस की, सारी कहानी बता दी, अब तूने सुन लिया, देख लिया, आनंद ले लिया, मेरे से कहानी सुन ली, अब तू चल धीरे से खड़ा हो जा, क्योंकि नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनसे हमको मिलना है। आगे कहते हैं वी शैल मीट, हमको मिलना है, टू द कंपनी बिलो, नीचे जो लोग कंपनी हमारा इंतजार कर रही है, जो लोग नीचे बैठे हुए हैं, उनसे हमको मिलना है, इसलिए कृपया करके आप खड़े हो जाइए। देखिए क्या कहते हैं, देन, तब, आई रिपीट, मैंने रिपीट किया, क्या रिपीट किया, द काउंट योर मास्टर, के भाई देख सुन, जो तू अपने मास्टर का संदेश लेकर के आया है, किसका, ड्यूक, जो नेबरिंग ड्यूक था उसका, वो जो अपनी बेटी का मैसेज दे रहा है कि भाई मैं अपनी बेटी का विवाह ड्यूक ऑफ फेरेरा से करना चाहता हूं, तो उसका जो मैसेज लेके आया, मैसेंजर से कहते हैं क्या, द काउंट, वह जो तुम्हारा मास्टर है, योर मास्टर यानी ड्यूक, नॉन म्यूनिफिसेंस, वो उदार मालूम पड़ता है, उदार, दयाशील, दयाशील, बोले ये ध्यान रख कि तू जिसका मैसेज लाया है वो दयाशील है ना, इज एम्पल, पर्याप्त रूप में, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, बोले जिस ड्यूक का काउंट का बेटी का तू रिश्ता लेके आया है वो पर्याप्त रूप में उदार है, दानशील है ना, क्यों, वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस, और यहां पर वो कहता है कि इतनी गारंटी तो है ना, दैट नो जस्ट प्रिटेंस, कि जो भी कुछ मैंने मांग रखी है या जो भी कुछ मैंने कहा है, ऑफ माइन, मेरी तरफ से, फॉर डोरी, किसके, दहेज के संबंध में, विल बी डिसअलाउड, उसको डिसअलाउड नहीं किया जाएगा। वो कहना चाहता है भाई काउंट का तू संदेशा लेके आया है, तो मुझको ये बता कि तेरे काउंट जो हैं वो इतने दानशील, इतने उदार तो हैं कि जो भी मैंने डोरी की मांग रखी है, दहेज की मांग रखी है, उसको वो अस्वीकार तो नहीं करेंगे, पर्याप्त रूप से वो इतने तो दानशील हैं, इतने तो दयालु हैं। वो कहना चाहता है, एक सहमति, एक कंसेंट लेना चाहता है। आगे कहते हैं, दो यद्यपि हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ, जबकि मैं जानता हूं कि मेरे लिए उनके दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो बस उनकी बेटी चाहिए, मैं केवल उनकी बेटी का हाथ में स्वीकार करूंगा, उनकी बेटी को मैं स्वीकार करूंगा, एज आई ओड, जैसा कि मैंने कहा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, शुरू में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, एट स्टार्टिंग, शुरू में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे दहेज वहेज नहीं चाहिए, मुझे कोई सानो समाज नहीं चाहिए, समान नहीं चाहिए, मेरे को केवल उनकी बेटी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे काउंट के इतने दानशील हैं कि अगर छोटी सी कोई मैं मांग रखूं तो क्या वो पर्याप्त रूप से उसको स्वीकार करेंगे, उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे। आगे कहते हैं, इज माई ऑब्जेक्ट, मेरा उद्देश्य केवल उनकी बेटी को पाना है, नहीं, we shall go together down। अब यहां पर होता क्या है, जब वो मैसेंजर से इतनी बात कह रहे होते हैं तो मैसेंजर नीचे की ओर चलने के लिए जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है उनसे 2 कदम आगे आ जाता है। तो ड्यूक ऑफ फेरेरा दौड़कर आगे जाते हैं और कहते हैं, नहीं सर, यहां से हम दोनों साथ साथ नीचे चलेंगे। तो सर किसको कहा है, मैसेंजर को। नोटिस, अब जब वो सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर रहे हैं तो दोस्तों एक चीज और है, एक इवेंट और है, उसको बताते हैं। नोटिस नेपच्यून, कि तुम इस नेपच्यून को देखो, दो
टेमिंग ए सी हॉर्स, जो समुद्री घोड़े पर बहुत अच्छे से काबू पा करके उसको चला रहा है। वो कहते हैं तुम नेपच्यून समुद्र के देवता को देखो, जो समुद्र के घोड़े को बड़े अच्छे से राइड कर रहे हैं। थॉट आर रेयरिटी, यह बड़ी मुश्किल से देखा जाने वाला दृश्य है। ऐसा दृश्य बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। क्या? विच क्लॉज ऑफ इंसब्रूक, वो कहते हैं जिसको इंसब्रूक के क्लॉज ने, ये नाम है दोस्तों, वो कहते हैं जिसको इंसब्रूक के क्लॉज ने कॉस्ट बनाया है इन ब्रॉन्ज में, फॉर मी, मेरे लिए। बोले भाई तुम इस नेपच्यून की ब्रॉन्ज प्रतिमा को देखो जिसको इंसब्रूक के क्लॉज ने मेरे लिए बनाया है। ऐसा दृश्य बड़ी मुश्किल में ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार से वो नीचे उतरते हैं और वहां पर ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये ऑफ हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनकी मैं सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, जो एक्स्ट्रा है, फालतू के क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारा मटेरियल दिया है, तो उनसे आपको आज़ादी मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।